साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 6 त्रिभुज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है सर्वांग सम। ये जो पॉइंट है हमने कक्षा 9 में अच्छे से समझ लिया था, फिर भी एक बार इसकी परिभाषा देख लेते क्या है। तो देखो यहाँ लिखा है, दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उसके समान आकार तथा समान माप हो। अब इसको समझो। तो यहाँ पर देखो मैंने वर्ग लिया है, ऊपर मैंने दो वर्ग लिए हैं और नीचे यहाँ पर एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है। यहाँ पर देखो कोई भी आकृति सर्वांगसम होगी या नहीं होगी, उसके लिए आपको दो या उससे अधिक आकृतियों के बीच में तुलना करनी पड़ेगी। और तुलना किसकी करनी है? एक तो उसका हमें देखना है आकार और एक हमें देखना है उसका माप। अगर ये दोनों समान है तब तो वो हमारी आकृति सर्वांगसम है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने वर्ग लिया है और ये भी क्या है, वर्ग। यानी दोनों आकृतियाँ क्या है, वर्ग। तो एक चीज़ तो समान हो गई कि दोनों आकृतियाँ क्या है, वर्ग है, यानी ये आकार में समान है। ठीक है, अब इनके माप देखते हैं, माप में समान है या नहीं। तो देखो यहाँ पर जो ये भुजा है, हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर हो गई। अब इसको देखो, इसकी भी भुजा, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर हो गई। और वर्ग में सभी कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर भी कोण कैसे है, 90-90 डिग्री के है ना। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कोणों का माप लूँ या फिर भुजाओं का माप लूँ, ये दूसरी आकृति के क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियाँ आपस में क्या है, सर्वांगसम है और ये सर्वांगसम का निशान होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने कक्षा 9 में पढ़ ली थी, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं इसको समझा रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ नीचे जो आकृतियाँ दी है ये वर्ग है, लेकिन ये समचतुर्भुज है। वर्ग के सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो यह जरूरी नहीं है ना। इसके कोण अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर भुजा का माप तो समान है लेकिन कोण का माप समान नहीं है। इसका मतलब इसकी आकृति ही अलग अलग हो गई। माप भुजाओं का तो समान है लेकिन कोणों का समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ क्या है, सर्वांगसम है। यानी ये दोनों आकृतियाँ आपस में सर्वांगसम नहीं होगी। ठीक है, सर्वांगसम होने के लिए दोनों आकृतियों का आकार भी समान होना चाहिए और जब उनको मापेंगे तो उनका माप भी समान होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब इस वर्ग को मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये इसको पूरा ढक लेगा, है ना। लेकिन जब इसको मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये इसको पूरा नहीं ढक सकता है, इसका कुछ पोर्शन हमें दिखाई देगा। ये भी सर्वांगसम का एक हिस्सा है, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। फिर देखो अगला, इसमें देखो कुछ उदाहरण भी है, जैसे समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग। तो यहाँ पर देखो मैंने समान लंबाई वाली भुजा के जो है वर्ग लिए हैं, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। समान त्रिज्या वाले वृत्त, जैसे मैं 3-3 सेंटीमीटर के अगर दो वृत्त बनाता हूँ तो दोनों सर्वांगसम होंगे और एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त रखोगे तो वो उसको पूर्ण रूप से ढक लेगा, है ना। फिर तीसरा है समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो जब मैं दोनों त्रिभुज समान लंबाई के लूँगा तो दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। फिर अगला पॉइंट है समरूपता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको ठीक से समझना, क्योंकि ये जो पहला पॉइंट है वो हमने कक्षा 9 में पढ़ लिया था और यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, जो त्रिभुज है वो समरूपता, उसकी समरूपता को हमें समझना है। तो इसकी परिभाषा है, दो आकृतियाँ जिनके आकार तो समान हो परंतु उनका माप समान हो यह आवश्यक नहीं है। यानी वो हमेशा क्या है कि आकार में आपको समान दिखने चाहिए, बाकी दूसरी बात छोड़ो। अब उनका माप समान हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन उनका आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे पहला आकृति मैंने वर्ग ली तो दूसरी आकृति भी हमारी वर्ग होनी चाहिए। अब वो छोटी हो या बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उनका माप समान हो भी सकता है और नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चित्र लिया है, देखो ये आपकी बुक में भी है। जैसे यहाँ पर देखो ये बड़ा वृत्त है और इसके अंदर छोटा वृत्त है ना। तो ये दोनों आकृतियाँ क्या है, समरूप है, क्योंकि आकार तो इनका समान है। आकार क्या है, दोनों वृत्त है, आकार तो क्या है, इनका वृत्त है। ठीक है, अब इनका माप क्या है, तो दोनों का माप क्या है, अलग अलग है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये आकृति समरूप है। बात समझ में आई। सर्वांग समता जो है उसमें आकृतियाँ का जो आकार है वो भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए, जबकि समरूपता में क्या है, आकार समान होना चाहिए और माप समान हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बड़े व्रत, छोटे व्रत, इससे छोटे व्रत, ये सभी व्रत जो है क्या है, समरूप है, परस्पर क्या है, समरूप है, ये समरूप का निशान है। ठीक है, फिर अगला है सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं। तो अब छोटे वर्ग लो या बड़े वर्ग लो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, ये वर्ग कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, और ये वर्ग कितना है, 6 सेंटीमीटर का, और अंदर वाला है 5 सेंटीमीटर का, मान लो। ठीक है, तो इन सभी के माप तो अलग अलग है, लेकिन सबकी आकृति क्या है, सबकी आकृति है कि ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, वर्ग है। तो इन सबकी आकृति समान है, इसलिए ये सभी आकृतियां परस्पर क्या है, समरूप है। ठीक है, फिर तीसरा उदाहरण है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा मैंने जो ली है वो मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इनका ये जो आकार है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज आकार है, लेकिन माप इनका अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपस में समरूप है। तो ये समरूप के 3 उदाहरण हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको याद रखना है। समरूपता की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा है, यहाँ लिखा है सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर सर्वांगसम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सर्वांगसम। अब इसका मतलब समझो, यहाँ लिखा है सभी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है, समरूप होती है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने पहली आकृति ली थी वो क्या है, सर्वांगसम है। क्या ये दोनों आकृतियाँ समरूप है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो इनका आकार समान है। अब इनका माप समान हो भी सकता है और नहीं भी होगा तो भी ये समरूप होगा। तो इसका आकार भी समान है, माप भी समान है, तो इसका मतलब ये सर्वांगसम तो है ही, लेकिन ये समरूप भी है। तो जो आकृतियाँ सर्वांगसम होती है वो समरूप होगी ही होगी, लेकिन जो आकृतियाँ समरूप होती है, जैसे यहाँ पर देखो ये आकृतियाँ कैसी है, समरूप आकृतियाँ है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सर्वांगसम होगी? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये आकार में तो समान है, लेकिन माप इनका क्या है, अलग अलग है। इसलिए समरूप आकृतियाँ कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकती, जबकि सर्वांगसम आकृतियाँ हमेशा समरूप हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सत्य असत्य पूछा जा सकता है। अब देखो जो हमने ऊपर पढ़ा है वो समरूप की परिभाषा हो गई, लेकिन गणित में हम कैसे समझ पाएंगे कि समरूप आकृतियाँ होती क्या है? तो यहाँ पर मैंने एक अलग परिभाषा लिखी है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो और उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब इसको समझो। तो देखो यहाँ लिखा है 2 बहुभुज, तो यहाँ मैंने 2 बहुभुज, बहुभुज में क्या लिया है, वर्ग लिया है। बहुभुज का मतलब है कि कितनी भी भुजाएं हो उनसे कोई भी आकृति आप जो बनाते हैं, बंद आकृति, वो बहुभुज कहलाती है। और मैंने यहाँ जो बंद आकृति ली है भुजाओं से बनी हुई, वो मैंने क्या ली है, वर्ग ली है। तो यहाँ मैंने 2 बहुभुज यानी कि वर्ग लिए हैं। अब वो समरूप कब होंगे दोनों? जब 2 शर्तें हमारी लागू हो। पहली शर्त क्या है, उनके सभी संगत कोण बराबर हो। अब ये संगत कोण क्या होता है? तो देखो संगत कोण वो होता है जब इस वर्ग के ऊपर ये छोटा वाला वर्ग में लाकर रखूंगा तो ए के पास कौन सा कोण आता है, बी के पास कौन सा कोण आता है, एफ के पास, जी के पास कौन सा कोण आता है, तो उसको हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जब मैं इस छोटे वाले वर्ग को यहाँ ला के रखूँगा तो इस ए के सामने यानी ए के पास में इस कोने के सामने कौन सा कोना आएगा, डी कोना आएगा। तो ये जो कोण ए है वो डी का संगत कोण है, यानी ये दोनों कोण आपस में संगत कोण होते हैं और गणित में इसको ऐसे लिखते हैं, यानी ए जो शीर्ष है वो डी शीर्ष के संगत है, ये दोनों संगत भाग है ना। फिर यहाँ पर जब ये वर्ग छोटा वाला वर्ग यहाँ आएगा, मैं बना लेता हूँ, जब इसको मैं यहाँ रखूँगा है ना, तो डी यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा और जी यहाँ आएगा। तो ये दोनों संगत भाग हो जाएंगे, ये दोनों संगत भाग हो जाएंगे,
ये दोनों संगत भाग हो जाएंगे और ये दोनों संगत भाग हो जाएंगे। जब कोण की बात होगी तो ये आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो यहाँ पर देखो कोण ए जो है उसका संगत कोण क्या होगा, डी होगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों समरूप आकृतियाँ है तो संगत कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर कोण बी है, ठीक है, तो यहाँ दूसरे वाले का संगत कोण क्या होगा, ई, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर अगर मैं कोण सी लेता हूँ तो इस वर्ग में कोण क्या आएगा, एफ, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर कोण जी जो है वो किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पर ए बी सी डी आएगा, ये डी होगा। कोण डी जो है ना, कोण डी जो है वो किसके बराबर आएगा, कोण जी के बराबर आएगा। ठीक है, यानी जब दो समरूप बहुभुज हम लेते हैं तो उनके सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यानी संगत पार्ट कौन सा, इस भुजा का संगत भाग ये भुजा होगी। यानी पहली आकृति की अगर हम ये भुजा लेंगे तो दूसरी आकृति की हम ये भुजा लेंगे, ये दोनों क्या है, संगत भाग है। ये दोनों भुजाएं इसके संगत भाग है, ये दोनों भुजाएं इसकी संगत भाग है, ये दोनों भुजाएं इसकी संगत भाग है, और ये दोनों भुजाएं इसकी संगत भाग है। ठीक है, तो ये भुजाएं जो है वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अब समानुपाती का मतलब क्या, जैसे देखो ये भुजा अगर मैं ले रहा हूँ, ये भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये भुजा कितनी सेंटीमीटर आ रही है, 3 सेंटीमीटर की आ रही है ना। और समानुपाती का मतलब होता है जैसे 3 है तो 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार पहाड़ा बोलने पर 6 आया। फिर यहाँ पर देखो ये भी बराबर होना चाहिए, तो ये 3 है, ये 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ 6 की जगह अगर ये वर्ग में 9 सेंटीमीटर का लेता तो भी ये संगत होते हैं, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो वो दुगुना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, चौगुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भुजा 6 सेंटीमीटर हो गई, ये भुजा आपके 5 सेंटीमीटर की हो गई, या फिर 4 सेंटीमीटर की हो गई, फिर अगली भुजा जो है 8 सेंटीमीटर की हो गई और ये भुजा 7 सेंटीमीटर की हो गई। ऐसा नहीं चलेगा, है ना। सभी भुजाएं जो है वो समान अनुपात में होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगी, आपस में समरूप होगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। अब यहाँ पर देखो हमें पढ़नी है त्रिभुजों की समरूपता, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, ये बहुभुज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें किसके बारे में पढ़ना है, त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है। तो अब देखो, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे यहाँ पर मैंने 2 त्रिभुज लिए, है ना, तो यहाँ पर जो मैंने त्रिभुज लिया वो है ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। तो यहाँ पर देखो इनके जो कोण ए है वो कोण डी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समरूप हैं। फिर कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, कोण ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। इसी प्रकार इसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ये भुजा मैंने कितनी सेंटीमीटर ली, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो ये 3 है तो ये 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसके पहाड़े में आ रही है, इसका मतलब ये दोनों समान अनुपात में है। फिर इसको देखो, ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी इसके पहाड़े में आ रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर नीचे वाली भुजा देखो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ये भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी समान अनुपात में है। अगर यहाँ 8 की जगह 7 आ जाता तो 4 के पहाड़े में 7 आएगा नहीं, तो यहाँ पर ये समान अनुपात में नहीं रहेगी, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्योंकि ये 8 का पहाड़ा आ गया इसलिए ये समान अनुपात में है। समझ गए समान अनुपात का मतलब क्या होता है। और जब समान अनुपात में होती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये ए बी जो है इसकी संगत भुजा कौन सी है, डी ई, तो ए बी बट्टा डी ई होगी। क्यों, क्योंकि ये 3 एकम 3 है और ये 3 दूनी 6 है। बात समझ में आ गई, तो इसको हम ए बी बट्टा डी ई लिख सकते हैं। फिर ये जो है, ये जो भी अनुपात आएगा वो किसके बराबर होगा, अगली भुजा के बराबर होगा। अब इसको समझो, जैसे यहाँ पर देखो मैंने ए बी लिया, ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बट्टा डी ई, ये भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद देखो ये जो 1/2 अनुपात आया, सभी में यही आना चाहिए, तभी इसको हम समान अनुपात बोलेंगे। फिर देखो बी सी,
यहाँ पर ये भुजा हमारी BC है, कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो BC यहाँ पर ऊपर 4 आएगा और यहाँ पर BC बटा EF, तो EF कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ नीचे 8 आएगा। अब इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ भी 1/2 आया, यानी अनुपात समान है सबका। फिर उसके बाद यहाँ देखो, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, यानी AC बट्टा DF, तो AC हमारी कितनी है 3 और DF कितनी है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो सभी भुजाओं का अनुपात देखो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी ये क्या है समानुपाती है। बात समझ में आ गई। तो कोई भी दो आकृतियां यानी कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तभी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने देखो दो त्रिभुज लिए, तो यहाँ पर देखो इसके जो संगत कोण है, ये इसका संगत भाग है, ठीक है, दोनों कोण क्या आ रहा है 60-60, यानी दोनों के कोण बराबर है। फिर ये वाला इसका संगत भाग ये है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, दोनों कोण बराबर है। फिर देखो ये इसका संगत भाग ये है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो यहाँ पर इसके जो संगत कोण है वो तीनों क्या है बराबर है, तो एक चीज़ तो हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या पूरी करनी है कि यह समान अनुपात में है या नहीं। तो देखो ये जो आपके त्रिभुज है, इसका जो संगत भाग है दूसरा वो ये वाला है। अब ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 है, तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर देखो ये वाला भाग, ये इसका संगत भाग है, ये भी कितना है 2/4, यानी 2/4 का मतलब हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये इसका संगत भाग, ये कितना है 2 और ये कितना है 4, है ना, ये भी कितना हो गया 1/2, यानी इसके तीनों संगत कोण बराबर है और इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या आ रही है समान अनुपात में आ रही है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है, ठीक है। अब देखो जो अगला पॉइंट है वो है प्रमेय 6.1, और ये प्रमेय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी यहाँ पर प्रमेय में हमें क्या दिया है, हमें एक त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा लो, जैसे मैंने ये भुजा ली, ठीक है, तो इस भुजा के समानांतर मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जब ये भुजा इस रेखा के समानांतर होगी तो यहाँ पर त्रिभुज की जो दो अन्य भुजाएं हैं वो समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित हो जाएगी, यानी कि AD/DB जो है वो AE/EC के बराबर होगा। यानी सबसे पहले देखो प्रमेय को सरल करने के लिए हमें 4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें प्रमेय में दिया क्या है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, अगर उसमें कोई रचना होती है तो अगला पॉइंट रचना का होता है, फिर उपपत्ति का मतलब है इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमेय में हमें क्या दिया, प्रमेय में हमें दिया है त्रिभुज ABC में जो ये भुजा BC है, ठीक है, वो किसके समानांतर है, इस DE के समानांतर है, ये चीज़ हमें प्रमेय में दी हुई है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जब ये दोनों भुजाएं समानांतर होती है तो त्रिभुज का ये जो भाग है वो इस भाग और इस भाग और इस भाग के क्या होता है समान अनुपात में होता है, यानी कि जो AD है बट्टा DB है, ठीक है, वो बराबर होता है AE/EC के। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। इसमें पहली जो रचना होगी हमारी वो होगी कि ये जो B पॉइंट है इसको हम E पॉइंट से मिलाएंगे और D को C से मिलाएंगे। यानी हमने क्या किया, BE व CD को मिलाया, ये पहली रचना हो गई। दूसरी रचना हमारी क्या होगी, हमें क्या करना है, ये जो E पॉइंट है, ठीक है, ये जो E पॉइंट है यहाँ से ये जो भुजा है AD, इस पर हमें एक लंब खींचना है, लंब का मतलब एक 90 डिग्री वाली लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर इस पॉइंट D से भुजा AE पर भी हमें एक 90 डिग्री वाली लाइन यानी कि लंब खींचना है।
इस पॉइंट को जो है मैं m नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं n नाम दे देता हूं। ये दो रचनाएं हमें इसमें करनी है। यानी हमने क्या किया, EM लंब खींचा, किस पर खींचा, AD पर। ये EM लंब खींचा AD पर, ठीक है। ये लंब का मतलब है 90 डिग्री वाली लाइन। वह दूसरा लंब हमने क्या खींचा, DN लंब खींचा, किस पर खींचा, AE पर। ये दो रचनाएं हमें करनी है। अब अगला पॉइंट है उपपत्ति का, ठीक है। तो देखो अब इसकी उपपत्ति कैसे करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। कौन सा त्रिभुज, ADE, और मैं इसका क्या ज्ञात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी अगर त्रिभुज है, मान लो ABC, ठीक है, और यहाँ पर मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज में मुझे एक 90 डिग्री वाली लाइन, यानी कि इस पर एक लंब ढूंढना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक लंब खींचा 90 डिग्री की लाइन। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो ये 1/2 का 1/2 हो गया। फिर यहाँ पर आधार क्या होता है, जो ये 90 डिग्री वाली लाइन जो है जहाँ पर टच होती है, जिस भुजा पर टच होती है, वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। यानी यहाँ पर आधार हमारा क्या है, BC, इंटू ऊंचाई क्या होती है, तो ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है, मान लो ये पॉइंट हमारा D है, तो ये हमारी ऊंचाई क्या होगी, AD होगी। तो ऊंचाई हो जाएगी AD, है ना। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ले रहा हूँ, यानी यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। अब यहाँ पर देखो 1/2 की जगह 1/2 इंटू आधार। आधार यहाँ पर कौन सा लेना है, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री वाली लाइन ये वाली ले रहा हूँ पहले में, है ना। तो इस 90 डिग्री वाली लाइन जो है ये कहाँ पर टच हो रही है, इस भुजा पर टच हो रही है। तो आधार हमारा क्या हो गया, AD हो गया। तो यहाँ आधार की जगह आएगा AD इंटू ऊंचाई क्या होगी, ये 90 डिग्री वाली लाइन हमारी ऊंचाई होगी, है ना। तो ये EM जो है ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, EM, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक क्षेत्रफल मिल गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसमें देखो एक त्रिभुज में ये वाला ले रहा हूँ, रेड पेन से कर देता हूँ इसको, ये वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज BDE। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें चाहिए, यानी कि त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन देखो इस त्रिभुज का जो आधार होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री वाली जो लाइन है वो हमें कहाँ मिलेगी, इसके बाहर मिलेगी। ये ध्यान रखना कि अगर हमें कोई त्रिभुज दे रखा है, मान लो इस प्रकार से, इस प्रकार से त्रिभुज दे रखा है, अब इसमें 90 डिग्री की लाइन खींचनी है तो वो कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, है ना। तो इसकी जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो होगी ये EM होगी, यानी ये वाली लाइन होगी इसकी, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई होगी। अब ये कहाँ टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है, तो आधार इसका क्या बनेगा, ये वाला भाग इसका आधार बनेगा, यानी कि BD इसका आधार बनेगा। बात समझ में आई, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री वाली लाइन इस भुजा पर क्या हो रही है, आगे की तरफ टच हो रही है ना। यानी आधार हमारा क्या हो गया, BD हो गया, और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री वाली लाइन यानी कि EM, ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर समीकरण 1 जो है इसमें हम भाग देंगे समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, है ना, ADE का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा अपना, BDE का क्षेत्रफल, बराबर इसका क्षेत्रफल क्या आया, समीकरण 1 आया 1/2 इंटू AD इंटू EM, फिर बट्टा जो दूसरी समीकरण है वो है 1/2 इंटू BD इंटू EM। अब जो कटता है उसे काटेंगे, तो देखो यहाँ पर ऊपर 1/2 से 1/2 कट गया और EM से EM कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE
बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी बट्टा नीचे बचा बी डी, है ना। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 3। फिर आगे लिखेंगे इसी प्रकार, यानी इसी प्रकार का मतलब है जैसा अभी हमने किया है। अब हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें दो त्रिभुज लेने हैं। एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज लेना है ए डी ई। अब ये त्रिभुज क्यों लेना है, क्योंकि इसमें देखो मैंने दो ऊंचाई खींची है, दो लंब खींचे हैं। एक तो ये लंब खींचा, दूसरा ये लंब खींचा। ये वाला लंब तो मैंने ले लिया, अब मुझे ये 90 डिग्री वाली लाइन लेनी है। और जब मैं इसको लूँगा तो एक तो त्रिभुज मुझे ये ऊपर वाला लेना है, दूसरा जो त्रिभुज है मुझे अब ये नीचे वाला ये वाला लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, तो अब इसको भी समझो। ये वाला त्रिभुज हम क्यों लेंगे, क्योंकि अब देखो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। तो इस त्रिभुज के देखो ये 90 डिग्री वाली लाइन है, कहाँ पर टच हो रही है, इस साइड में टच हो रही है, इसलिए अब मुझे ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार में मैं सीधा जो है दोनों के क्षेत्रफल को बट्टे में ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ लिखूंगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, एक तो ले रहा हूँ ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ये वाला डी ई, ये आपका हो गया सी, है ना, डी ई सी बराबर क्या होगा इसका सूत्र, 1/2 इंटू आधार। अब इसका आधार क्या होगा, तो अब मैंने देखो 90 डिग्री वाली लाइन ये ली है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। तो ये हो गया आधार इंटू ऊंचाई क्या बनेगी, ये 90 डिग्री वाली लाइन, यानी डी एन इसकी क्या बनेगी, ऊंचाई बनेगी। फिर बट्टा इसका भी सूत्र क्या होगा, 1/2 इंटू आधार। लेकिन अब देखो ये वाला त्रिभुज में ले रहा हूँ, तो आधार क्या होगा, 90 डिग्री की लाइन ये है, किस भुजा पर टच हो रही है, इस भुजा पर टच हो रही है, यानी कि सी ई जो है ये हमारा आधार होगा, इंटू ऊंचाई क्या होगा, यही डी एन, है ना। अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट गया, डी एन से डी एन कट गया। फिर ये क्या बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर ए ई बट्टा सी ई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखो कक्षा 9th में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि जब हमारे पास दो समांतर रेखाएं हों, है ना, और इन दोनों समांतर रेखाओं में दो त्रिभुज इस प्रकार बन रहे हो, जैसे एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज मैंने ये ले लिया, तो ये दोनों त्रिभुजों की क्या विशेषता है कि ये दोनों त्रिभुज जो है इनका आधार एक ही है। यहाँ पर देखो इन दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही आधार से त्रिभुज बन रहे हैं, और ये दोनों त्रिभुज जो है दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो जब ये केस हमारे पास बनता है कि जब इन दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही हो, यानी एक भुजा दोनों में कॉमन आ रही है ना, तो इनका आधार एक ही है, और ये दोनों त्रिभुज जो है समांतर रेखाओं पर स्थित है, तब इनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं बी सी व डी ई के बीच स्थित है ना। अतः हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ बी डी ई है, ठीक है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ बी डी ई जो है वो एरिया ऑफ डी ई सी के क्या होगा, बराबर होगा। अब जब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो यहाँ पर देखो जो डी ई सी है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और जब हम ये लिखेंगे तो यहाँ पर देखो जो हमारा समीकरण नंबर 3 है, यहाँ भी नीचे क्या आ रहा है, यहाँ भी नीचे बी डी ई आ रहा है। तो हम समीकरण 3 और 4 से इसको पूरा सरल कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो एरिया ऑफ जो समीकरण 4 है ना, वो ले रहा हूँ वापस, त्रिभुज ए डी ई जो है बट्टा यहाँ पर क्या है, डी ई सी है, और ये डी ई सी किसके बराबर है, बी डी ई के बराबर है। तो इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई ये आ जाएगा, है ना, और ये क्या है, बराबर ए ई बट्टा ई सी है ना। और ये हो जाएगा हम समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 5 और समीकरण 3 यहाँ पर क्या आ रहा है, त्रिभुज ए डी ई बट्टा त्रिभुज बी डी ई, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, त्रिभुज ए डी ई बट्टा त्रिभुज बी डी ई, यानी 3 और 5 जो है इसकी ये वाले भाग बराबर है।
जब ये वाले भाग बराबर है तो ये वाले भाग भी बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ समीकरण 3 व 5 से क्या लिख सकते हैं हम कि जो AD है, AD बट्टा BD जो है वो किसके बराबर है, AE बट्टा EC के बराबर है। और यही चीज़ जो है हमें सिद्ध करनी थी और हमने यहाँ पर सिद्ध इसको कर लिया है। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रमेय 6.1 करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको वापस पीछे करके देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब है प्रमेय 6.2। ये प्रमेय जो है प्रमेय 6.1 की उल्टी यानी कि विलोम है। अब इसमें क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी हमें क्या दिया है कि ये जो रेखा है वो त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये रेखा जो है वो त्रिभुज की इस तीसरी भुजा के समानांतर है, ये सिद्ध करना है। यानी हमें दिया क्या है, हमें दिया है त्रिभुज ABC में भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, यानी AD बट्टा DB जो है, AD बट्टा DB जो है वो AE बट्टा EC के बराबर है, AE बट्टा EC के बराबर है। इसे मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा BC है वो इस रेखा DE के समानांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। अब रचना में क्या करना है, बिंदु D से हम एक ऐसी भुजा खींचेंगे DF, ठीक है, ये DF ऐसी भुजा खींचेंगे कि ये भुजा और भुजा BC दोनों क्या हो, समानांतर हो। ये हमें रचना करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे DF भुजा खींची, DF भुजा खींची जो BC समानांतर DF है। ये हमें रचना करनी पड़ेगी इसको सिद्ध करने के लिए। अब हम इसकी उपपत्ति यानी कि इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने रचना क्या की कि जो भुजा BC है वो DF के क्या है, समानांतर है। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा जो है त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर होती है तो अन्य दोनों भुजाएं जो होती है वो समान अनुपात में होती है। अब देखो ये भुजा और ये भुजा समानांतर है तो यहाँ पर दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। यानी AD बट्टा DB जो है वो AF बट्टा FC के बराबर होगा, AF बट्टा FC के बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। और ये कहाँ से आया, तो ये प्रमेय 6.1 से आया, ठीक है। कारण भी देना है। अब हमें क्या करना है, देखो समीकरण 1 और 2 इन दोनों को ध्यान से देखो। यहाँ पर भी AD बट्टा DB है और यहाँ पर भी AD बट्टा DB है। यहाँ AD बट्टा DB जो है वो AE बट्टा EC के बराबर है, यानी इसकी जगह पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे। तो समीकरण 2 में देखो यहाँ AD बटा DB दे रखा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा AE बट्टा EC बराबर, यहाँ क्या दे रखा है, AF बट्टा FC दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक एक जोड़ना है, एक एक का मतलब 1/1। तो यहाँ पर आ जाएगा AE बट्टा EC प्लस 1 जोड़ना यानी 1/1 जोड़ना है बराबर, इधर भी AF बट्टा FC प्लस 1/1 हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। देखो बराबर के दोनों साइड में अगर हमें कुछ जोड़ना है तो दोनों साइड में जुड़ता है। अब देखो क्योंकि ये बटे वाली संख्या है तो इसका अब हम क्या लेंगे, लसअप लेंगे। तो अब लसअप कैसे लेना, देखो यहाँ पर बट्टा करेंगे, EC का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा EC। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का AE से गुणा AE प्लस EC का 1 से गुणा EC, फिर है बराबर, यहाँ पर भी लसअप लेंगे, FC का 1 से गुणा FC, क्रॉस गुणा करेंगे AF प्लस FC। अब देखो यहाँ है AE प्लस EC, इन दोनों की जोड़ यानी कि AE प्लस EC, ये दोनों मिलाकर क्या बन गए, AC बन गए। तो यहाँ आ गया AC बट्टा EC बराबर, फिर AF प्लस FC,
एफ प्लस एफ सी, ये भी मिलकर क्या बन गया, ए सी बन गया, ए सी बट्टा एफ सी। अब जब बराबर के दोनों तरफ बट्टे में ऊपर की तरफ ए सी है तो ए सी से ए सी हम काट सकते हैं, है ना, यानी कि ए सी में ए सी का भाग चला जाएगा तो ऊपर एक एक बचेगा। अब हम जो ये एफ सी है इसका क्रॉस गुना करेंगे, एफ सी इंटू एक होकर यहाँ पर आ जाएगा एफ सी बराबर ए सी का एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है कि जो एफ सी है यानी एफ सी है वो ई सी के बराबर है, वो ई सी के बराबर है। बात समझ में आई, यानी ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है। अब ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ये एफ बिंदु इस ई पर ही स्थित हो, ये चीज़ तभी संभव है, यानी ये दोनों बिंदु एक ही है, अलग अलग नहीं है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे यह तभी संभव है जब ई व एफ एक ही बिंदु है, और जब ये दोनों एक ही बिंदु है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने लिया था रचना में कि जो बी सी है वो डी एफ के समानांतर है ना, चूंकि इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए बी सी जो है वो डी ई के समानांतर होगा। क्यों, क्योंकि एफ और ई दोनों एक ही बिंदु है, तो एफ की जगह आप ई लिखो या एफ लिखो, दोनों एक ही है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। 6.3 है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी इस बार हमें दो त्रिभुज दिए हैं और उनके संगत कोण आपस में बराबर दिए हुए हैं, तो हमें दिया जो है वो लिख देते हैं कि दिया है त्रिभुज, एक तो मैंने लिया है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया है मैंने डी ई एफ, डी ई और एफ, और इनके संगत कोण जो है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ इन दोनों में क्या है, कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, उसके बाद कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा, ये वाला कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है वो एफ के बराबर है, कोण सी बराबर कोण एफ, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में, यानी इस भुजा की जो भुजा है, इस त्रिभुज की जो भुजा है ए बी बट्टा इसकी भुजा क्या हो जाएगी डी ई, बराबर होगी दूसरी संगत भुजा कौन सी, ए सी बट्टा डी एफ के, ए सी बट्टा डी एफ के, और ये बी सी बट्टा ई एफ के, ये आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रमेय 6.3 है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब की बार हमें दो त्रिभुज दिए हैं और इनके संगत कोण बराबर दिए, यानी कोण ए जो है वो डी के बराबर है, बी जो है वो ई के बराबर है और सी जो है वो एफ के बराबर है। ये चीज़ हमें दी हुई है और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब की बार जो हमें दिया है वो है दो त्रिभुज है अब की बार हमारे पास, एक तो है त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज मैंने लिया डी ई एफ, और इन दोनों में हमें क्या बराबर दिया है, संगत कोण बराबर, यानी कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है वो समान अनुपात में, यानी कि इस त्रिभुज की भुजा ए बी बट्टा इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी डी ई बराबर है ए सी बट्टा डी एफ के, ए सी बट्टा डी एफ के, और बी सी बट्टा ई एफ के, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। इसके लिए हम एक रचना करते हैं। अब देखो रचना में हमें क्या करना है, यहाँ पर इस भुजा पर एक बिंदु लेना है P और यहाँ लेना है बिंदु Q, और ये बिंदु हमें इस प्रकार लेना है कि ये जो भुजा AB है, ठीक है, वो किसके बराबर हो, DP के बराबर हो, और ये भुजा जो AC है वो किसके बराबर हो, इस DQ के बराबर हो, ठीक है।
ये P और Q हमें किस प्रकार लेना है कि ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, P और Q को मिलाएंगे तथा P Q को मिलाया, ये हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, यानी इसकी क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। तो इसके लिए मैं देखो यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो ये और एक ऊपर वाला, यानी एक त्रिभुज मेरा हो गया त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज मेरा हो गया DPQ। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या बराबर है। एक तो हमने रचना में लिखा है कि जो AB है वो DP के बराबर है, तो मैंने AB जो है वो DP के बराबर किया। कैसे किया, रचना से किया। फिर उसके बाद देखो ये जो कोण A है वो कोण D के बराबर है, वो हमें पहले से दिया हुआ है, यानी कोण A जो है वो कोण D के बराबर है। ये हमने कहाँ से लिया, तो ये हमें पहले से क्या है, दिया है, ठीक है। और फिर ये भुजा AC जो है मैंने किसके बराबर ली है, DQ के बराबर, और ये काम भी मैंने कहाँ से किया है, रचना से। अब देखो SAS नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के, कारण क्या हो जाएगा, SAS नियम से, है ना। अब देखो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो इनके जो संगत भाग है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कक्षा 9th में हमने सीखा था कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके सभी संगत भाग आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मैं अब कोण B को कोण P के बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः कोण B जो है वो कोण P के मैं बराबर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, बाई CP/CT से, है ना। यानी दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो कोण B और कोण P हमारे बराबर है और हमने यहाँ पर देखो कोण B कोण E के बराबर किया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कोण P और कोण E दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब तीनों कोण आपस में बराबर है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि कोण P जो है वो कोण E के बराबर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोण B जो है वो कोण E के बराबर है और कोण B कोण P के भी बराबर है। इसका मतलब P और E दोनों बराबर है, और जब ये दोनों बराबर है तो ये कैसे कोण होंगे, हम जानते हैं कि भाई दो रेखाओं को जब एक तिर्यक काटता है और ये वाले कोण बराबर होते हैं, इनको हम संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ लिखेंगे संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, और संगत कोण जब बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर। यानी हम कह सकते हैं कि जो EF है वो समानांतर है PQ के। अब देखो जब ये दोनों भुजाएं समानांतर है और ये एक त्रिभुज है तो प्रमेय 6.1 में हमने क्या पढ़ा था कि जब ये दोनों भुजाएं समांतर हो तो इन दोनों भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो इस भुजा के अंदर मैं ये जो DP है बट्टा ये पूरी वाली भुजा ले रहा हूँ, यानी ये छोटी वाली और ये पूरी भुजा DE, ये किसके बराबर है, इस भुजा की DQ बट्टा ये पूरी भुजा DF, इसके बराबर मैं ले रहा हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, प्रमेय 6.1 से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो DP किसके बराबर है, रचना में देखो DP जो है वो AB के बराबर है, तो DP की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। फिर DQ किसके बराबर है, AC के बराबर, तो DQ की जगह AC बट्टा DF आ जाएगा। अब यहाँ देखो हमें सिद्ध क्या करना था, AB बट्टा DE जो है वो AC बट्टा DF के बराबर है, फिर हमें BC बट्टा EF के भी बराबर करना है। तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं इसी प्रकार, और हम तीनों को बराबर कर सकते हैं, यानी हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार AB जो है वो AB बट्टा DE बराबर होगा AC बट्टा DF के, और फिर बराबर हो जाएगा BC बट्टा EF के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है। में 6.4 है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अब की बार ये 6.3 का उल्टा है, अब की बार हमें भुजाएं समानुपाती दी हुई है और संगत कोण बराबर करने हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, इसमें इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में दी हुई है, यानी AB
बट्टा डी ई बराबर है ए सी बट्टा डी एफ के बराबर है बी सी बट्टा ई एफ। इसे मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखो हमें सिद्ध करना है कि इनके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, यानी कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर होगा और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। जो रचना हमने प्रमेय 6.3 में की वही हमें करना है। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो भुजा ए बी है ये बराबर लेनी है डी पी के और भुजा ए सी बराबर लेनी है डी क्यू के तथा पी क्यू को हमें मिलाना है। अब इसकी क्या करेंगे, उत्पत्ति। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है कि जो ए बी बट्टा डी ई है वो बराबर है ए सी बट्टा डी एफ के, यानी ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के क्या है, बराबर है। पहले मैं ये दोनों ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और रचना में मैंने ए बी को किसके बराबर किया, डी पी के, तो अब ए बी की जगह यहाँ पर मैं डी पी बट्टा डी ई करता हूँ और ए सी की जगह मैं डी क्यू बट्टा डी एफ करता हूँ। तो मुझे क्या मिला कि इस भुजा का जो अनुपात है वो बड़े वाली भुजा के अनुपात के बराबर है और ये बट्टा ये दोनों बराबर है ना। यानी कुल मिला के इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, है ना। हमने प्रमेय 6.2 में पढ़ा है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो हमारी भुजा है ई एफ जो है वो समांतर होगी पी क्यू के। ये दोनों भुजाएं समांतर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये हमारी प्रमेय 6.2 है, प्रमेय 6.2 है। अब देखो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण P जो है वो कोण E के बराबर होगा तथा कोण Q जो है वो कोण F के बराबर होगा। अब देखो अगर मैं एक त्रिभुज DPQ लूँ, यानी कि त्रिभुज DPQ व त्रिभुज में DEF लूँ, त्रिभुज DEF लूँ, तो दोनों में देखो दोनों त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर ये कोण इसके बराबर। तो अगर कोई भी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं डबल ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कि DPQ जो है वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो DP है बट्टा DE है, DP बट्टा DE जो है वो बराबर होगा DQ बट्टा DF के और ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी कि PQ भुजा EF के बराबर होगी। अब देखो DP हमने रचना में क्या माना, AB, तो DP की जगह में AB लिख देता हूँ, AB बट्टा DE बराबर DQ की जगह क्या आ जाएगा, AC बट्टा DF और PQ बट्टा EF। इनकी जगह तो कुछ है नहीं तो इनको हमें यही रखना है। ये ले लेता हूँ मैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करो और ध्यान से देखो, AB बट्टा DE है, बिल्कुल है। यहाँ AC बटा DF है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर देखो नीचे EF आ रहा है, ऊपर BC है और यहाँ PQ है। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करता हूँ तो BC जो है वो किसके बराबर आ रहा है, PQ के बराबर आ रहा है, यानी ये भुजा इसके बराबर आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 व 2 से मैं लिख सकता हूँ कि जो BC है वो भुजा किसके बराबर है, PQ के बराबर है। अब ये चीज़ हमारी बराबर आ गई तो अब की बार हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे। यानी कि एक तो त्रिभुज हो गया मेरा ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया मेरा DPQ। इन दोनों में देखो क्या क्या चीज़ें बराबर हमको मिल चुकी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर AB जो है वो DP के बराबर है, हमने रचना में लिया था, है ना। तो ये AB जो है वो DP के बराबर है। कहाँ से आया, ये रचना से।
फिर उसके बाद AC भुजा DQ के बराबर है, AC भुजा जो है वो DQ के बराबर है। ये चीज़ भी कहाँ से आई, रचना से आई। और इसके बाद अभी मैंने यहाँ निकाला है, इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ। BC किसके बराबर है, PQ के, तो BC बराबर आ गई PQ। और ये कहाँ से आया, ये हमने इसको सिद्ध किया। ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं SSS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ लिखेंगे SSS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके कोई भी अवयव जो है हम बराबर कर सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कोण B लूँ तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, P होगा। यानी कोण B जो है वो किसके बराबर आएगा, कोण P के बराबर आएगा। और P किसके बराबर है, E के बराबर है ना। यहाँ पर देखो P किसके बराबर है, E के बराबर है। तो जब P E के बराबर है, P B के बराबर है, तो ये भी E के बराबर होगा, है ना। इसी प्रकार अगर मैं कोण C लेता हूँ तो कोण C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। और Q किसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, क्योंकि दोनों भुजाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये F के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार कोण A जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, D के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था। A D के बराबर है, A D के बराबर आ गया। B E के बराबर है, B E के बराबर आ गया। C F के बराबर है, C F के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रमेय सॉल्व करनी है। प्रमेय 6.5 है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अब की बार हमें दिया है कि इन दोनों त्रिभुजों में, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, एक कोण जो है वो क्या दिया है, बराबर दिया है। ये दोनों कोण बराबर दिया है। और इन दोनों कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजा, यानी कि एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, इसकी भुजा ये बड़ी वाली और ये बड़ी वाली भुजा, ये दोनों क्या है, समान अनुपात में है। ये चीज़ हमें दी हुई है। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A जो है वो कोण D के बराबर है और इनकी भुजाएं समान अनुपात में, यानी कि AB बट्टा DE बराबर है AC बट्टा DF के। ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। और रचना वही करेंगे जो हमने 6.3 और 6.4 में की। क्या करना, ये जो AB है वो DP के बराबर लेंगे और AC को हम DQ के बराबर लेंगे तथा PQ को मिलाएंगे। अब इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो हमें दिया हुआ क्या है, हमें AB बट्टा DE बराबर दिया है AC बट्टा DF के। और AB किसके बराबर है, DP के। तो AB की जगह हम लिख देते हैं DP बट्टा DE बराबर AC की जगह आ जाएगा DQ बट्टा DF। अब इसको ध्यान से देखो, DP बट्टा DE DQ बट्टा DF, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, समांतर होगी। प्रमेय 6.1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी प्रमेय 6.2 है ना, यहाँ लिखेंगे PQ समांतर EF, क्यों होंगे समांतर, प्रमेय 6.2 से। ठीक, अब देखो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम लिख सकते हैं कोण P जो है वो कोण E के बराबर है तथा कोण Q जो है वो कोण F के बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, संगत कोण। ठीक है, अब मैं यहाँ दो त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। तो एक तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ त्रिभुज ABC
और दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ DPQ। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें बराबर आ रही है। सबसे पहले तो AB जो है वो DP के बराबर है, क्योंकि ये हमने रचना से लिया है। फिर इसी प्रकार AC जो है वो DQ के बराबर है, तो ये काम भी हमें रचना से किया है। फिर उसके बाद में यहाँ देखो कोण A जो है वो कोण D के बराबर है ना, ये हमें दिया हुआ है। कोण A जो है वो कोण D के बराबर है, ये हमें दिया है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, यानी ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DPQ के। कारण क्या हो गया, SAS नियम। अब देखो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत अवयव क्या होंगे, बराबर, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या सिद्ध करना है कि ABC और DF यानी छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अगर इनके तीनों कोण आपस में बराबर आ जाते हैं, संगत कोण बराबर आ जाते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अब मैं लूंगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। अब देखना इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। कोण A जो है वो D के बराबर है ना, ये हमें दिया है। ठीक है, फिर देखो कोण B जो है, ये कोण B जो है वो किसके बराबर है, P के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है ना। कोण B जो है वो कोण P के बराबर है, और कोण P जो है ना, कोण P जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। यहाँ पर देखो कोण P किसके बराबर है, E के बराबर। ये आ गया कोण E। तो कोण B और E दोनों बराबर आ गए है ना, ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए। अब इसको और इसको बराबर करना है, तो देखो कोण C किसके बराबर है, कोण Q के। कोण C बराबर है कोण Q के, और कोण Q किसके बराबर है, कोण F के। ठीक है, तो ये तीनों कोण आपस में बराबर आ गए, तीनों संगत कोण बराबर आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DPQ के। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रमेय 6.5 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।